Hello students, today our topic is computer network, and in this lecture we are going to discuss about network devices. In our previous lecture we already discussed some basic concept related to computer network, and this is computer network part 2. And as you know that student, this is our last unit as far as syllabus is concerned, so this is unit number 4. So let's start. तो स्टूडेंट्स पहले बात करते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसके बारे में बात की थी, एनआईसी के बारे में। आज थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे इसे। तो जैसे हमने बताया कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट नेटवर्क डिवाइस है जो यूज़ होती है नेटवर्क में। तो एनआईसी की फुल फॉर्म होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सो इन द लिस्ट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेज एनआईसी स्टैंड ऑन फर्स्ट प्लेस। विदाउट दिस डिवाइस नेटवर्किंग कैन नॉट बी डन। तो जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस आती हैं उन सभी में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्लेस पर आती है ये आपकी, क्योंकि अगर हमें नेटवर्किंग करनी है तो अगर एनआईसी नहीं है तो नेटवर्किंग हो ही नहीं सकती। तो एनआईसी का होना ज़रूरी है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज नेटवर्क एडेप्टर कार्ड, ईथरनेट कार्ड, लैन कार्ड, एंड एनआईसी अलाउ आवर पीसी टू कम्युनिकेट विद अदर पीसी। देखिए, इसको एडेप्टर भी बोला जाता है, नेटवर्क एडेप्टर भी बोला जाता है, ईथरनेट कार्ड भी बोला जाता है, और लैन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है इसको। और अगर दो पीसी को कम्युनिकेट करना है, इट मीन्स नेटवर्किंग के थ्रू रिसोर्सेज को शेयर करना है, तो दोनों पीसीज में आपके एनआईसी का होना ज़रूरी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का होना ज़रूरी है। बेसिकली इट कन्वर्ट डेटा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। PC use parallel data transmission technology to transmit data between its internal parts, while the media that connects this PC with other PC uses serial data transmission technology. A NIC converts parallel data stream into serial data stream and vice versa, and serial data stream is get converted into parallel data stream. देखिए, जब डेटा की बात चलेगी कि डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो जब एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को डेटा ट्रांसफ़र होगा तो डेटा सीरियल ट्रांसफ़र होगा, सीरियल डेटा ट्रांसफ़र होगा। लेकिन विद इन द कंप्यूटर सिस्टम जब डेटा ट्रांसफ़र होगा तो फिर आपका पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र होगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेटा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है एनआईसी। तो जो पीसी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं वो आपका पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र होता है, और बिटवीन पीसी डेटा ट्रांसफ़र होता है वो सीरियल डेटा ट्रांसफ़र होता है। ये देखिए, ये इसी को डायग्राम के थ्रू समझाया गया है तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पीसी है, सेकंड पीसी है, दोनों ऑरेंज कलर से हैं, ठीक है। दोनों के बीच में आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो पीसी से एनआईसी के बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र होगा वो पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। एक एनआईसी से दूसरे एनआईसी को जब डेटा ट्रांसफ़र होगा तो फिर सीरियल डेटा ट्रांसमिशन होगा, और एनआईसी पीसी को डेटा ट्रांसफ़र करेगा तो फिर वो पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन होगा। तो इस तरीके से डेटा ट्रांसमिशन होता है जब एनआईसी कार्ड वर्क करता है आपका। तो ये ध्यान रखिएगा, बिटवीन द एनआईसी सीरियल डेटा ट्रांसमिशन होगा, एंड बिटवीन पीसी एंड एनआईसी पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से ये एनआईसी कार्ड वर्क करता है। Usually the all modern PCs have integrated NICs in the motherboard. NICs are also available separately. देखिए, NIC अगर आपने सिस्टम असेंबल कराया है तो अलग से भी ले सकते हैं, ठीक है। और मॉडर्न पीसीज़ में अभी सभी में मदरबोर्ड में ये NIC आपका इंटीग्रेटेड फॉर्म में आता है, आपका इसका पार्ट होता है। तो अलग से लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ, इसको अलग से भी लिया जा सकता है, कनेक्ट कराया जा सकता है सिस्टम के अंदर। For desktop or server system, they are available in adapter format, which can be plugged into the available slots of the motherboard. तो ये आपका एडेप्टर की फॉर्मेट में आता है डेस्कटॉप या सर्वर सिस्टम के लिए, ठीक है। और मदरबोर्ड में कनेक्शन होता है इसका। जहाँ तक लैपटॉप की बात है, स्मॉल डिवाइसेस की बात है, तो ये लैपटॉप में PCMCIA की फॉर्म में मिलता है। आपका PCMCIA का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन कार्ड फॉर्मेट, विच कैन बी इंसर्टेड इनटू PCMCIA स्लॉट। तो एक PCMCIA स्लॉट होता है, वहाँ ये आप अवेलेबल आपको आप वहाँ इसको PCMCIA फॉर्म में मिलेगा ये आपको। तो ये ध्यान रखिएगा, डेस्कटॉप और सर्वर सिस्टम के लिए एडेप्टर फॉर्मेट में मिलता है, और जबकि लैपटॉप के लिए PCMCIA फॉर्मेट में मिलता है आपको। अब ज़रा टाइप की बात करें एनआईसी की, तो बेसिकली इसके 2 टाइप्स हैं। इट सेकेंड, ओके, 2 टाइप्स हैं। एक तो मीडिया स्पेसिफिक, सेकंड है नेटवर्क डिज़ाइन स्पेसिफिक। अब मीडिया स्पेसिफिक क्यों बोला जाता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनआईसी आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट विद डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया
For example, we cannot connect wired media with wireless NIC card. Just like this, we cannot connect coaxial cable with Ethernet LAN card. We have to use the LAN card that is particularly built for the media type which we have. देखिए, जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो मैटर ये करता है कि वायर्ड है या वायरलेस है, पहली बात तो ये। और वायर्ड में भी किस तरह का वायर है, कोएक्सियल केबल है या ईथरनेट लैन, ईथरनेट है आपका लैन है। तो वेरी करता है मीडिया टू मीडिया, यानी आपने किस तरह की केबलिंग की है, किस तरह का आपने वायरलेस कनेक्शन ले रखा है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो ये मीडिया स्पेसिफिक भी आते हैं, वायरलेस भी आते हैं, वायर्ड भी आते हैं। और वायर्ड में भी ये किस तरह की वायरिंग है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका। तो ये मीडिया स्पेसिफिक होते हैं। सेकंड है नेटवर्क डिज़ाइन स्पेसिफिक। अभी हम आगे डिफरेंट टाइप्स के मीडिया को पढ़ेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप्स की केबल आती हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी वायर्ड और नॉन वायर्ड की बात नहीं चल रही है यहाँ पर सिर्फ इसका इंट्रो है। तो मीडिया स्पेसिफिक में जब हम बात करते हैं तो वायर्ड और वायरलेस दोनों ही चीज़ आ जाती हैं। तो दोनों तरीके के NIC कार्ड अवेलेबल हैं। सेकेंड है नेटवर्क डिज़ाइन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक नेटवर्क डिज़ाइन needs a specific LAN card. For example, FDDI, Token Link and Ethernet have their own distinct type of NIC card. They cannot use other NIC card. देखिए, नेटवर्क डिज़ाइन स्पेसिफिक का मतलब है टोपोलॉजी से। टोपोलॉजी के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। टोपोलॉजी का मतलब है कि जो नेटवर्क है उसमें आपस में कंप्यूटर किस तरीके से इंटरकनेक्टेड किए गए हैं, ठीक है। तो डिफरेंट वे हैं, एक जैसे टोकन रिंग है आपका, ट्री टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है। तो ये आपस में सिस्टम नेटवर्किंग में किस तरीके से कनेक्ट किए गए इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसमें किस तरीके का NIC कार्ड यूज़ होगा। एक NIC कार्ड जो एक टोपोलॉजी में यूज़ होता है दूसरी में यूज़ नहीं होता है। तो ये आपका नेटवर्क डिज़ाइन स्पेसिफिक भी होते हैं, यानी टोपोलॉजी बेस्ड भी होता है, और ये मीडिया स्पेसिफिक भी होते हैं। मतलब ये कि ये वायर्ड है या वायरलेस है, बेसिकली आप उसके अकॉर्डिंग भी NIC कार्ड अवेलेबल होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो मेनली हम इस बात को ऐसे समराइज़ कर सकते हैं कि जो NIC होते हैं वो बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक तो मीडिया स्पेसिफिक कि आपने वायर्ड यूज़ किया है, वायरलेस यूज़ किया है, वायर्ड भी यूज़ किया तो किस तरह का वायर यूज़ किया, कोएक्सियल है या कुछ और है। नेटवर्क डिज़ाइन स्पेसिफिक की बात है, टोपोलॉजी बेस्ड है। टोपोलॉजी, एक टोपोलॉजी में जो NIC कार्ड यूज़ होगा वो दूसरी टोपोलॉजी में वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ये NIC कार्ड के बारे में था। ये देखिए इमेजेस हैं NIC कार्ड के। सबसे पहला जो है देखिए PCMCI है, लैपटॉप NIC। लैपटॉप में इस तरीके के फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक है। वायरलेस भी है, सेकंड वाला वायरलेस है। थर्ड देखिए टोकन रिंग NIC है, टोकन रिंग टोपोलॉजी होती है, ठीक है। उसमें ये आपका इस तरह का NIC यूज़ होगा। और भी अलग अलग दे रखे हैं। तो ये सभी डिफरेंट टाइप्स, ये सभी आपके NIC कार्ड ही हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर एक टोपोलॉजी में वर्क करते हैं, कुछ वायरलेस वर्क करते हैं, कुछ लैपटॉप में वर्क करते हैं, इस तरीके से दे रखा है ये आपको। कुछ ईथरनेट में वर्क करते हैं आपके, ठीक है। ये लास्ट वाले दे रखा है सिंगल RJ45 पोर्ट NIC, तो RJ45 पोर्ट में वर्क करेगा ये आपका। तो इस तरीके से ये डिफरेंट NIC हैं जो अवेलेबल हैं मार्केट में। तो ये था NIC के बारे में स्टूडेंट्स, आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा। लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा एक बताया था आपको कॉन्सेप्ट मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक एड्रेस और IP एड्रेस के बारे में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो क्वेश्चन ये बनता है कि ये पूछा जा सकता है कि NIC कार्ड जो होता है उसमें कौन सा एड्रेस एक्सेस किया जा सकता है NIC कार्ड के थ्रू। तो आपको आंसर लिखना है MAC, मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है। यूनिक एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है, और जो मैन्युफैक्चरर होते हैं NIC कार्ड के वो इसे प्रोवाइड कराते हैं। जैसे इंटेल का है तो इंटेल प्रोवाइड कराएगा इसका NIC कार्ड, और जो यूनिक होगा। तो जो कंपनी इसको प्रोवाइड कराती है तो उसका कोड का फर्स्ट पोर्शन आपका कोड इन्फॉर्मेशन देता है कंपनी के बारे में, और सेकंड पोर्शन इन्फॉर्मेशन देता है उसके यूनिक नंबर के बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि जो NIC कार्ड होता है उसके अंदर ये कंपनी, किस कंपनी का NIC कार्ड है, ये इन्फॉर्मेशन भी होती है, और वो यूनिक होता है, ठीक है। तो एक NIC कार्ड का जो एक मैक एड्रेस है वो दूसरे NIC कार्ड का नहीं होता था, नहीं हो सकता है। तो ये फिज़िकल एड्रेस है, ये चेंज नहीं किया जा सकता। IP एड्रेस की बारे में जहाँ तक बात है तो IP एड्रेस तो लॉजिकल होता है, चेंज किया जा सकता है। उसको कराया जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो IP एड्रेस प्रोवाइड कराएं। तो IP एड्रेस प्रोवाइड जो जिसका भी, जैसे आप सिम यूज़ कर रहे हैं, जियो का, वोडाफोन का, एयरटेल का, वटेवर जो भी यूज़ कर रहे हो, तो वो जो कंपनी होगी जो सिम जिसका आप यूज़ कर रहे हो इंटरनेट यूज़ करने के लिए, तो वो कंपनी आपको एक IP एड्रेस
प्रोवाइड कराएगी। आईपी एड्रेस होगा आपके सिस्टम का, उस डिवाइस का जहाँ आप यूज़ कर रहे हो। और आईपी एड्रेस फिजिकल नहीं होता और लॉजिकल होता है। इसका मीनिंग ये है कि वो चेंज किया जा सकता है। तो ये लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनआईसी कार्ड का एक मेन फीचर मैक एड्रेस है। तो मैक एड्रेस एनआईसी कार्ड के थ्रू हम किसी भी एनआईसी कार्ड के थ्रू नेटवर्किंग कर रहे हैं। ऑब्वियसली नेटवर्किंग करना है तो हमें एनआईसी कार्ड की तो रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मैंने बताया कि एनआईसी तो फर्स्ट आपकी रिक्वायरमेंट है। और एनआईसी में क्या है आपका कि एनआईसी के थ्रू आपका सिस्टम का जिस भी वो सिस्टम से कनेक्टेड है एनआईसी कार्ड, उसके थ्रू उसका एक मैक एड्रेस होता है जिसे मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस बोला जाता है, जो फिजिकल एड्रेस होता है और जो यूनिक होता है, जो सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की। सेकंड इंपॉर्टेंट डिवाइस, आई थिंक आप सब जानते होंगे, इसको मॉडेम बोला जाता है। पहले तो इसकी फुल फॉर्म समझ लीजिए। फुल फॉर्म है इसकी मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम क्या है ये समझ लीजिए। मॉडेम इज़ अ टाइप ऑफ हार्डवेयर डिवाइस दैट कन्वर्ट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल डेटा इन रियल टाइम फॉर टू वे नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो देखिए, जब कभी भी नेटवर्क कम्युनिकेशन होता है तो मॉडेम का काम ये होता है कि सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल में और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करें। तो ये दोनों तरह के कन्वर्जन करता है सिग्नल को। तो जब भी कभी भी नेटवर्किंग होगी तो डेटा सेंड किया जाता है, ठीक है। तो डेटा सेंड किया जाता है एनालॉग फॉर्म में। तो सिस्टम जब रिसीव करेगा तो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से सिस्टम से अगर डेटा भेजा जा रहा है तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होगा। तो डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का काम करता है आपका मॉडेम। तो मॉडेम एक ऐसी नेटवर्क डिवाइस है जो डेटा को एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करती है। अब इसके टू पार्ट्स हैं, एक है मॉड्यूलेटर और एक है डिमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो मॉड्यूलेटर क्या काम करता है? मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिजिटल मोड टू एनालॉग मोड। इसका जो मॉड्यूलेटर पार्ट होता है वो डिजिटल इन्फॉर्मेशन को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जबकि आपका डिमॉड्यूलेटर जो होगा वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करेगा रिसीविंग एंड पर, ठीक है। रिसीविंग एंड पर उसी सिग्नल को वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। और इसी प्रोसेस को मॉड्यूलेटर और इसी प्रोसेस को मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन बोला जाता है। इसलिए इसका नाम मॉडेम का मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर है, ठीक है, क्योंकि एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग दोनों तरह के कन्वर्जन करता है। याद रखने वाली बात यह है कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन को बोला जाता है, आपका जो डिवाइस करेगी उसे बोला जाएगा मॉड्यूलेटर, और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए जो पार्ट यूज़ होगा इसका तो वो कहलाएगा डिमॉड्यूलेटर, ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज, मॉडेम इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट विद इंटरनेट। टिपिकली इट इज़ अ डिवाइस विद एनेबल डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन टू बी ट्रांसमिटेड ओवर टेलीकम्युनिकेशंस लाइन। तो देखिए बिल्कुल सिंपल दे रखा है, समझाया लास्ट में कि इन सिंपल वर्ड्स में हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमें इंटरनेट चलाना है तो मॉडेम का होना ज़रूरी है। विदाउट मॉडेम इंटरनेट नहीं चलेगा आपका। तो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए मॉडेम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बेसिकली क्या काम करता है कि टेलीकम्युनिकेशन लाइन जो होती हैं उस पर, उसके थ्रू अगर आपको डेटा का एक्सेस करना है तो नेट चलाना है, आपका इंटरनेट एक्सेस करना है, तो फिर वहाँ मॉडेम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। तो ये क्या काम करता है? डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन करता है ये टेलीकम्युनिकेशन लाइन पर, क्योंकि इसका जो मॉड्यूलेटर है वो डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा और फिर वो डेटा इजीली ट्रैवल कर सकता है कम्युनिकेशन लाइन्स के थ्रू, और फिर रिसीविंग एंड पर फिर वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये काम होता है मॉडेम का। चलिए मॉडेम की पिक्चर देख लेते हैं। इमेज दे रखी है, नहीं पहले इंटरनल एक्सटर्नल की बात करते हैं। अब इसकी भी टू कैटेगरीज़ हैं, जैसे एनआईसी कार्ड की थी तो इसकी भी टू कैटेगरीज अगेन। एक है इंटरनल मॉडेम और एक है एक्सटर्नल मॉडेम। नेम से ही पता चल रहा है आपका। इंटरनल मॉडेम इज़ अवेलेबल एज इंटरफेस कार्ड फॉर द डेस्कटॉप एंड अ PCMCIA कार्ड फॉर लैपटॉप. We need to install it on available slot of the motherboard. In comparison with external modem, these are inexpensive as these modem uses computer CPU for data encoding and decoding. We have to purchase these modems separately. Okay. तो पहली बात तो ये कि इंटरनल मॉडेम कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट होते हैं, आपके जो डेस्कटॉप सिस्टम है आपका, ठीक है। तो ये आपका लैपटॉप में भी इंटरनल मॉडेम आता है। तो ये आपका इंटरनल मॉडेम आपके कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट हो गया और इसको अवेलेबल स्लॉट में लगाना पड़ता है और इंस्टॉल करना पड़ता है। विदाउट इंस्टॉलेशन ये काम नहीं करेगा आपका। तो ये इनएक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। तो ये CPU के साथ डेटा इनकोडिंग और डिकोडिंग का काम करते हैं। इनको आप अलग से भी परचेस कर सकते हैं। एक्सटर्नल मॉडेम होता है वो सिस्टम का पार्ट नहीं होता, वो सिस्टम से अलग उसको यूज़ किया जाता है। इंटरनल मॉडेम सिस्टम का पार्ट होगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम का ही पार्ट होगा। एक्सटर्नल मॉडेम टोटली अलग होगा, एक सेपरेट डिवाइस होगी टोटली। तो एक्सटर्नल मॉडेम थोड़ा कॉस्टली भी आता है और उसके पास अपना CPU और अपनी मेमोरी होती है।
इंटरनल जो मॉडेम है वो तो आपका यूज़ करेगा सिस्टम का सीपीयू यूज़ करेगा, सिस्टम की मेमोरी यूज़ करेगा, लेकिन एक्सटर्नल मॉडेम की अपनी अलग मेमोरी होगी, अपना अलग सीपीयू होगा। इंटरनल मॉडेम आपके कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव होते हैं, जबकि एक्सटर्नल मॉडेम एक्सपेंसिव होते हैं इसी वजह से। तो मदरबोर्ड में डिफरेंट स्लॉट्स होते हैं, मदरबोर्ड में स्लॉट होते हैं, तो स्लॉट में आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। और अगर हम लैपटॉप की बात करें तो PCMCIe कार्ड होता है यहाँ पर। तो ये डिफरेंस है इंटरनल और एक्सटर्नल। सिंगल लाइन के अंदर का डिफरेंस बताया जाए तो इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम में डिफरेंस ये है कि इंटरनल मॉडेम सिस्टम का पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल मॉडेम सिस्टम का पार्ट नहीं होते। आपको एक सेपरेट डिवाइस होती है एक्सटर्नल मॉडेम, ठीक है, और इसकी जिसकी अपनी अलग सीपीयू और मेमोरी होती है, और जो कंपैरेटिवली कॉस्टली होते हैं इंटरनल मॉडेम से अगर हम कंपेयर करें तो। चलिए थोड़ा इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। अच्छा, ये भी आपने, ये मॉडेम है, कुछ वायरलेस है, कुछ इंटरनल मॉडेम है, ठीक है। केबल मॉडेम दे रखा है, एक्सटर्नल मॉडेम दे रखा है, DSL मॉडेम दे रखा है, USB मॉडेम दे रखा है, ISDN मॉडेम दे रखा है। तो डिफरेंट टाइप्स के मॉडेम है, आपने यूज़ किया होगा डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई तो, या सभी हो सकता है, सभी देखे हों या यूज़ किए हों। तो ये डिफरेंट टाइप्स के मॉडेम हैं जो यूज़ होते हैं। तो मॉडेम की फुल फॉर्म याद रखिएगा, मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। तो फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। मॉड्यूलेशन का काम क्या है? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। मॉड्यूलेटर का काम है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, और डिमॉड्यूलेटर का काम है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। तो कब यूज़ होता है? इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए, और जब कभी भी हम कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू अपना इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होता है वहाँ पर, ठीक है। तो अभी वायरलेस भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि वायर्ड ही आते हैं, वायरलेस भी आते हैं, जैसे एग्जांपल दे भी रखा है ये, लेकिन काम फिर भी उस दोनों में वही होगा, डेटा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। थर्ड डिवाइस की बात करते हैं, हब, ठीक है। तो अभी आपने दो इंपॉर्टेंट डिवाइस पढ़ी, एक तो NIC कार्ड और सेकंड था मॉडेम। अब बात करते हैं हब की। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट नेटवर्क डिवाइस है, और ये लैन में यूज़ होती है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में, ठीक है, किसी स्कूल में, कैंपस, कॉलेज कैंपस में, यूनिवर्सिटी के अंदर, अभी आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग करनी है, सभी कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करना है एक दूसरे से, तो वहाँ फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी हब की, ठीक है। विद इन ए बिल्डिंग अगर कंप्यूटर्स इंटरकनेक्ट कर रहे हो या सिंगल रूम के अंदर, तो हब की रिक्वायरमेंट होती है। तो हब क्या होता है? हब इन कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर और सेगमेंट ऑफ ए लैन। तो ये बेसिकली जब हमें मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना होता है या लैन के सेगमेंट को कनेक्ट करना होता है, दोनों की बात बता रहे हैं हम यहाँ पर। लैन को कनेक्ट करना हो, ठीक है, या फिर मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना हो, तो दोनों ही केसेस में हब का यूज़ किया जाता है। हब्स आर फंडामेंटली यूज इन नेटवर्क दैट आर ट्विस्टेड पेयर केबलिंग टू कनेक्ट डिवाइसेस। तो अभी ज़्यादातर जो यूज़ होता है, हब यूज़ होता है ट्विस्टेड पेयर केबलिंग में यूज़ होता है ये आपका। जहाँ ट्विस्ट नेटवर्किंग के लिए ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ हुई है, वहाँ पर जनरली हब का यूज़ किया जाता है। और केबल के टाइप्स हैं ये, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये सभी केबल के टाइप हैं जिनसे नेटवर्किंग की जा सकती है। सबसे ज़्यादा स्पीड होती है ऑप्टिकल फाइबर की, नेम आपने डेफिनेटली सुना होगा उसका। उससे कम कोएक्सियल केबल की, और सबसे लो कॉस्ट जो होती है लेकिन स्पीड भी कम होती है, वो होती है ट्विस्टेड पेयर केबलिंग की। तो आज की डेट में तो यूज़ नहीं होती वो। तो ये हब के बारे में, तो हब के बारे में ये आप ध्यान रखिएगा कि हब जब यूज़ किया करते हैं तो वो कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और लेंस के सेगमेंट्स को भी। नेक्स्ट, दे आर डिजाइन टू ट्रांसमिट द पैकेट टू द अदर अपेंडेड डिवाइसेज विदाउट अल्टरिंग एनी ऑफ द ट्रांसमिटेड पैकेट इट रिसीव। तो ये क्या काम करते हैं? ये मैसेज, या हम ये कहें कि डेटा पैकेट को ट्रांसफ़र करते हैं। जो डेटा पैकेट ही रिसीव करते हैं उसे एज इट इज़ विदाउट एनी चेंज वो ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे सिस्टम को। और ये इसमें एक बड़ा ड्रॉबैक है, और ड्रॉबैक ये है कि ये डेटा पैकेट को जब ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये डेटा पैकेट को इस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं कि ये ब्रॉडकास्ट करते हैं एक्चुअली। ये कोई इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है ये, ठीक है, कि पर्टिकुलर एक सिस्टम को ही डेटा ट्रांसफ़र किया जाना है स्पेसिफिकली, तो ये उसके लिए नहीं है। आपको डेटा का ब्रॉडकास्ट करना है। तो जैसा हम जानते हैं कि डेटा स्मॉल पीसेस में ट्रैवल करता है, जिसको हम पैकेट बोलते हैं। तो हब क्या करता है? उस पैकेट को रिसीव करता है, और जितने भी सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं उन सभी को फॉरवर्ड कर देता है ये। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ा एक टॉपिक आता है स्विच। तो स्विच और हब दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन हब डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है, स्विच डेटा को ब्रॉडकास्ट नहीं करता। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो पर्टिकुलर एक मैक एड्रेस को ही डेटा डिलीवर करेगा, डेटा पैकेट को डिलीवर करेगा वहाँ पर।
तो हब और स्विच दोनों को ही यूज़ कर किया जाता है। आपने देखा होगा नेटवर्किंग डिवाइस में आगे देखेंगे हम तो हब स्लैश स्विच लिखा होगा वहाँ पर, लेकिन दोनों का काम सेम है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। तो हब नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, आपको हब के बारे में भी बात चल रही है, स्विच के बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो लिखा भी हुआ देखिए, हब सेंड्स डेटा पैकेट्स फ्रेम्स टू ऑल द डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ एनी मैक एड्रेसेस कंटेन द डेटा पैकेट। तो इसको मैक एड्रेस से कोई लेना देना नहीं है हब को। हब ने जो डेटा पैकेट रिसीव किया उसको बाकी सबको फॉरवर्ड कर दिया, जितने भी सिस्टम उससे कनेक्टेड हैं। तो इसका मैक एड्रेस पे ये वर्क ही नहीं करता, ये डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है, सिंपल सी इसका काम ये है। ठीक है, अब हब की भी 2 कैटेगरीज आती हैं, एक आता है आपका एक्टिव हब और एक आता है पैसिव हब। तो एक्टिव हब के बारे में बात करें तो दे आर स्मॉलर देन द पैसिव हब। दे नॉट ओनली प्रोवाइड द पाथ फॉर द डेटा सिग्नल, इनफैक्ट द रीजनरेट, concentrate and strengthen the signal before sending them for their destination. Active hub are also called as the repeaters. ठीक है, तो यहाँ एक और नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात चलिए, रिपीटर्स। अब जैसे नेम से ही पता चल रहा होगा आपको रिपीटर, तो रिपीटर क्या करता है कि डेटा सिग्नल को लेता है और डेटा सिग्नल को रिसीव करने के बाद उसे स्ट्रेंथ करता है थोड़ा सा और उसे रीजनरेट कर देता है उसके बाद। तो जो डेटा सिग्नल लॉस्ट हो जाता है तो उस लॉस से बचने के लिए, डेटा लॉस से बचने के लिए रिपीटर का यूज़ किया जाता है, ताकि जो डेटा है उसे रीजनरेट करके आगे फॉरवर्ड किया जा सके। क्योंकि जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी डेटा लॉस होने के चांसेस उतने ज़्यादा बन जाएंगे। तो जब कभी भी हमें एक ज़्यादा डिस्टेंस पर अगर हमें डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बीच में रिपीटर्स लगा दिए जाते हैं, तो जो डेटा रिपीटर रिसीव करते हैं उस डेटा को रीजनरेट करके स्ट्रेंथ करके रीजनरेट करके वो फॉरवर्ड कर देते हैं आगे। तो ये रिपीटर्स। अब आप कहेंगे रिपीटर्स की बात कहाँ से आ गई, बात तो हब की चल रही थी। एक्चुअली एक्टिव हब को ही रिपीटर बोला जाता है। ठीक है, तो रिपीटर्स हब ही होते हैं, लेकिन जिस कैटेगरी में आते हैं ये आपके एक्टिव हब आते हैं। जनरली हब को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक्टिव और पैसिव हब। तो जो एक्टिव हब होते हैं वो डेटा सिग्नल को रीजनरेट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं और सेंड करने से पहले अपने डेस्टिनेशन पर तब ये डेटा को आगे फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन पैसिव हब ऐसा नहीं करते, पैसिव हब जैसा डेटा मिला उसे वैसे के वैसे आगे फॉरवर्ड कर देंगे। सो लिखा भी हुआ है पैसिव हब के बारे में, दे आर मोर लाइक पॉइंट कनेक्ट फॉर द वायर्स टू बिल्ड इन द फिजिकल नेटवर्क, दे हैव नथिंग टू डू विद द मॉडिफाइंग द सिग्नल। तो इनका सिग्नल मॉडिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, जैसा है वीक सिग्नल मिला है वीक तो ऐसा का वैसा फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो उसको पैसिव हब बोलते हैं। तो सिंपल डिफरेंस ये है इसमें कि अगर हम एक्टिव हब और पैसिव हब की बात करें तो जो पैसिव हब है वो सिग्नल को मॉडिफाई नहीं करते, रीजनरेट नहीं करते, जबकि एक्टिव हब सिग्नल को मॉडिफाई करते हैं, रीजनरेट करते हैं, और एक्टिव हब को ही रिपीटर्स बोला जाता है। ये इमेज है देखिए एक हब की, इस तरीके से ये हब है, 4 डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है इसके थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं स्विचेस की। तो अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको हब के बारे में बताया था तो मैंने स्विच के बारे में भी आपको बताया था। देखिए हब और स्विच में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। डिफरेंस एक ही है कि हब एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है जबकि स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। इंटेलिजेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि जिस मैक एड्रेस को डेटा सेंड किया जाना होगा स्विच सिर्फ उसी पर्टिकुलर मैक एड्रेस पर डेटा को डिलीवर करेगी, जबकि हब ऐसा नहीं करता। हब को कोई लेना देना नहीं है मैक एड्रेस से, हब के साथ जितने भी सिस्टम कनेक्टेड हैं, ठीक है, उन सभी को डेटा फॉरवर्ड कर देगी, डेटा पैकेट फॉरवर्ड कर देगी। मैक एड्रेस का उसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन स्विच डेटा पैकेट के साथ जो मैक एड्रेस अटैच है पर्टिकुलर उसी सिस्टम को डेटा आपका डेटा पैकेट सेंड होगा, बाकी और किसी सिस्टम को डेटा पैकेट सेंड नहीं होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्विचेस में हब में। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि स्विच और हब में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस सिर्फ इनका डेटा डिलीवरी करने के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। एक डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है और दूसरा एक पर्टिकुलर मैक एड्रेस पर डेटा को डिलीवर करता है। तो जो डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है उसको बोलते हैं हब, और स्विच की जहाँ तक बात है तो स्विच डेटा को आपका मैक एड्रेस के बेसिस पर फॉरवर्ड करता है। चलिए अब देखते हैं इसकी पॉइंट्स क्या क्या लिखे हैं उसमें। नेटवर्क स्विच आल्सो कनेक्ट कंप्यूटर्स लाइक ए हब, वेयर द स्विच डिफर फ्रॉम ए हब इज़ इन द वे इट हैंडल्स पैकेट ऑफ द डेटा। तो वही लिखा हुआ है कि देखिए स्विच और हब दोनों एक जैसे हैं, पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये डेटा को कैसे हैंडल करते हैं। डेटा हैंडलिंग का डिफरेंस है स्विच में और हब में, बाकी दोनों सेम है। So when a switch receives data, it determines the destination and send it directly to that device. तो जब कभी भी आपका स्विच डेटा को रिसीव करता है तो सबसे पहले वो ये देखता है कि ये डेटा पैकेट का डेस्टिनेशन क्या है। ठीक है, मैक एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई हो जाता है और फिर सिर्फ उसी डिवाइस को
डेटा सेंड होता, बाकी और कोई कितनी भी डिवाइसेस स्विच के थ्रू कनेक्टेड हो उनको डेटा डिलीवर नहीं होगा। पर्टिकुलर एक ही डिवाइस इसका मैक एड्रेस होगा डेटा पैकेट पर, सिर्फ उसी को डिलीवर होगा, बाकी किसी और को डिलीवर नहीं होगा। तो ये काम होता है स्विच का। थर्ड पॉइंट देखिए, इट डज नॉट ब्रॉडकास्ट द पैकेट टू ऑल कंप्यूटर एज इन द हब डज, विच मीन्स बैंडविड्थ इज नॉट शेयर्ड एंड मेक्स द नेटवर्क मच मोर एफिशिएंट। फॉर दिस रीजन एलोन स्विचेज आर यूजुअली प्रेफर्ड ओवर ए हब। तो यही है। देखिए हब के बारे में जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हब और स्विच में डिफरेंस यही है कि हब डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है, जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं उन सभी को वो शेयर कर देगा, डेटा को शेयर कर देगा। जबकि एक तरीके से हम कहते हैं कि बैंडविड्थ शेयर होती है इसके अंदर। जबकि अगर हम स्विच की बात करें, ठीक है, तो स्विच ऐसा नहीं करता। इसलिए स्विच पर्टिकुलर एक मैक एड्रेस के ऊपर वर्क करता है। तो जो भी डेटा पैकेट का मैक एड्रेस है उसी को वर्ड सिस्टम को डिवाइसेस को डेटा डिलीवर होगा और किसी को डिलीवर नहीं होगा। तो जनरली इसीलिए स्विच को प्रेफर किया जाता है हब के ऊपर। बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का काम सेम है। बस डिफरेंस ये है कि हब डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है, जबकि स्विच पर्टिकुलर एक सिस्टम को ही आपका डेटा प्रोवाइड कराता है। लास्ट पॉइंट देखिए कि hub work by sending the data to all the ports on the devices, whereas a switch transfer it only to that port which is connected to the destination devices। तो ये मैं स्टार्टिंग से बता रहा था आपको, अभी एक बार इसमें भी क्लियरली लिखा हुआ है कि हब आपका डेटा को सभी पोर्ट्स पर सेंड कर देगा, जबकि स्विच सिर्फ उसी पोर्ट पर सेंड करेगा डेटा को जो डेस्टिनेशन डिवाइस से अटैच होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है स्विचेस के बीच में और हब के बीच में। ये हब है, तो ये इमेज है इसकी, ठीक है। एक बार हब का और दिखा देते हैं। ये हब है और ये आपका स्विच है। फर्क सिर्फ इतना है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस है और एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। एक स्विच जो वर्क करता है बेसिकली मैक एड्रेस के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। डेटा को पर्टिकुलर एक डेस्टिनेशन पे ही सेंड करेगा, बाकी किसी पर नहीं सेंड करेगा। जबकि हब जितने भी सिस्टम कनेक्टेड होंगे उन सभी को सेंड कर देगा। अब नेक्स्ट आता है राउटर। तो ये राउटर इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस डिज़ाइन टू रिसीव, एनालाइज एंड मूव इनकमिंग पैकेट्स टू अनदर नेटवर्क। तो राउटर एक हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका काम क्या होता है, ये डेटा को रिसीव करती है, एनालाइज करती है, और जो भी डेटा पैकेट्स आते हैं उनको एनालाइज करने का, उनको रिसीव करने का काम दूसरे नेटवर्क से राउटर का होता है। तो इट मे आल्सो बी यूज्ड टू कन्वर्ट द पैकेट टू अनदर नेटवर्क इंटरफेस, ड्रॉप देम एंड परफॉर्म अदर एक्शंस रिलेटेड टू ए नेटवर्क। तो डिफरेंट नेटवर्क से जब डेटा पैकेट्स आते हैं तो उन डेटा पैकेट का एनालिसिस, रिसीव करना, ठीक है, मूव करना, ये काम राउटर का होता है। और इनका काम ये भी होता है कि एक डेटा पैकेट को दूसरे नेटवर्क इंटरफेस में ये कन्वर्ट करते हैं, ड्रॉप करते हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी एक्शंस होते हैं वही सभी परफॉर्म करते हैं। सो इट कैन कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क्स बाय वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन। तो इसके थ्रू मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जा सकता है, चाहे वो वायर्ड हो चाहे वो वायरलेस हो। तो वायर्ड वायरलेस दोनों कैटेगरी में आते हैं। ये देखिए वायरलेस राउटर है, ठीक है, और ये आपका ओके वायरलेस राउटर है, वायर्ड नहीं है। वायर्ड का भी डायग्राम नहीं है यहाँ पर, तो वायरलेस राउटर है। तो क्या काम होता है एक बार फिर से बता देता हूँ। राउटर इज अ हार्डवेयर डिवाइस डिजाइन टू रिसीव, एनालाइज एंड मूव इनकमिंग पैकेट्स टू द अनदर नेटवर्क। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रिपीटर की। रिपीटर के बारे में ऑलरेडी बता चुके थे, हमने एक्टिव हब के बारे में बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं क्योंकि एक अलग नेटवर्क डिवाइस है। एक्टिव अलग बात है कि एक्टिव हब को ही रिपीटर्स बोला जाता है। So a repeater is a network device used to regenerate or replicate a signal. Repeaters are used to transmission system to regenerate analog or digital signal distorted by transmission loss. Analog repeaters frequently can only be amplify the signal, while digital repeaters can reconstruct a signal to a near or its original quality. देखिए पहली बात तो ये कि जहाँ तक रिपीटर की अगर हम बात करें तो ये सिग्नल को रीजनरेट या रेप्लिकेट करने का काम करते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब डेटा सेंड किया जाता है तो डेटा लॉस होता है, ट्रांसमिशन लॉस होता है, सिग्नल डिस्टॉर्शन की वजह से। और ये डेटा सिग्नल चाहे वो एनालॉग फॉर्म हो या डिजिटल फॉर्म में, दोनों को ही ये आपका रीजनरेट करता है।
तो जो एनालॉग रिपीटर्स होते हैं वो सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, जबकि जो डिजिटल रिपीटर्स होते हैं वो सिग्नल को रिकन्स्ट्रक्ट तक कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी ओरिजिनल क्वालिटी में ला सकते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है रिपीटर्स का। ये डायग्राम है रिपीटर का, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। कुछ और नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।